मेरा नाम सुरेश है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं बहुत गरीब परिवार से था। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे घर पर गए और लड़कों ने आना जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी के पास एक ऐसा पेपर था जिसे वो देती उसकी नौकरी लग जाती। मैं हैरान था क्योंकि मैं एक मजदूर था और सारा दिन काम करता था। मेरी पत्नी ने मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवाई? गुस्से से मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का सोच लिया। एक रात जब मैंने डिवोर्स के पेपर अलमारी से निकाली तो उसके पास रखी एक फाइल को देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो बहुत बड़ी। आज मेरी शादी थी और आज मेरा ऐसा ख्वाब पूरे होने जा रहा था जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं। वो लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली थी जो मेरी दुल्हन बन गई थी। उसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ जहाँ पहले लड़की दिखाई जाए और फिर हमारी शादी वहीं पर हो जाए। हम तो किस्मत समझकर खुश हो जाते हैं। मेरी शादी थी धूमधाम से तो नहीं हुई, लेकिन इज्जत से हुई थी। पता नहीं वो लड़की कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त मुझे छेड़ रहे थे कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, तेरी पत्नी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। क्या वाकई में मेरी पत्नी इतनी हसीन है? क्या वाकई ये सब सच है? इतने में माँ ने मुझे आवाज दी कि बेटा अब घर आ जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने दोस्तों से कहा कि अब तुम लोग अपने घर जाओ और मैं घर के अंदर चला गया। कमरे में जब मैं गया तो वो घूंघट लिए बैठी थी। मैं एक एक कदम चलता हुआ उसके पास गया और धड़कते दिल के साथ मैंने आराम से उसका घूंघट उठाया तो वो मुझे किसी जान से कम नहीं लगी थी। जैसे कि मेरे दोस्त कह रहे थे, उससे 2 गुना ज्यादा हसीन थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत भी इतनी ज्यादा अच्छी हो सकती है। मैं इन्हीं ख्यालों में घूम था कि अचानक मेरी नजर मेरी पत्नी के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि मेरी पत्नी के हाथ में क्या है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वो कहने लगी, ये वो कागज है जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था और ये मेरी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास है। फिर मैंने बात बदल दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को ये लगे कि मैं सबकी किस्म का इंसान हूँ। और वैसे भी ये मेरी शादी की पहली रात थी। हम दोनों ने खाना खाया, देर रात तक बातें की और फिर सो गए। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह हुई तो मैं रोजाना के जैसे ही काम पर चला गया, क्योंकि करीब अगर एक दिन भी काम ना जाए तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शाम को जैसे ही घर वापस आया तो मुझे घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ऐसा मुझे लगा जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे लोग आ गए थे। पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो भटकते हुए कहने लगी कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया था। मैंने घर के चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई। मुझे मेरे माता पिता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वो कहने लगी कि आपके जाने के 3 घंटे बाद वो दूसरे शहर चले गए थे और मुझे जाते हुए कहकर गए कि जब आप काम से आए तो मैं आपको बता दूं कि आपकी नानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसीलिए उनको जाना पड़ा। मैंने हाथ मुंह धोए और मेरी पत्नी ने फिर खाना लगाया। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। सोते टाइम भी मेरे दिमाग में यही सब कुछ घूम रहा था, लेकिन मैंने इस बात को अपने दिमाग पर ज्यादा सवार होने नहीं दिया, क्योंकि मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था और मैं शक करता भी तो कैसे, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। मैं किस वजह से इल्जाम लगाता कि वह गलत है। ये सोचते सोचते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई और मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो पास वाली पड़ोसन मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। मुझे सर से पांव तक देखने लगी। उनकी नजरें खाए जाने वाली थी। मैंने अपना दिमाग हटाया और इस बात पर ज्यादा और नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं गली में मुड़ा, वहां पर मोहल्ले की एक औरत मुझे अजीब नजरों से देख रही थी।
ये सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने बहुत बड़ा कांड कर लिया हो। ये सब आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मेरे साथ। मैं अपने तेज कदम बढ़ाते काम पर चला गया, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी थी। सारा दिन काम से थका हारा मैं घर आया और आकर लेट गया। मेरी पत्नी सामने बैठी थी और उसे मेरे आने की खबर ही नहीं थी कि मैं घर पर आ गया हूँ। वो वही कागज हाथ में लिए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जो शादी की पहली रात उसके हाथ में था। मैंने उसे 1-2 आवाजें दी, लेकिन मेरी बातों का उसे कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उसके कंधों को पकड़कर झटका तो वो एकदम से चौंक खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप कब आए? उसका चेहरा कम से पूरा डूबा हुआ था और वो मुझे देख रही थी जैसे उसने मुझे पहली बार देखा। वो दोनों कंधों से पकड़कर मैंने उसको चारपाई पर बिठाया और पूछा कि क्या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पहले तो वो 15 मिनट तक खामोश रही, फिर कहने लगी कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, क्योंकि ये कागज मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। अभी ये सब बातें कह ही रही थी कि अचानक पड़ोसन हमारे घर पर आ गई। उनका कहना वो तो पूरे मोहल्ले की खबर रखती थी और पड़ोसन मेरी पत्नी को अजीब नजरों से देखती। फिर अचानक वो मुझसे कहने लगी कि बेटा, जवान पत्नी को अकेला घर में छोड़कर काम पर चले जाते हो, जरा ख्याल करो, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है और तुम काम पर चले जाते हो। पीछे पत्नी क्या कर रही है, तुम्हें इस बात की खबर रखनी चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वो मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही थी, मेरी पत्नी को गलत कह रही थी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी, और वैसे भी अगर मैं कुछ कहता तो बदनामी मेरी पत्नी की ही होनी थी। 2-4 बातें करके वो उठकर चली गई। उनके जाते ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर आकर मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे खाना दिया, मैंने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। पहले मोहल्ले वाली औरतों का मुझे अजीब नजरों से देखना, फिर उनकी ऐसी बातें मुझे शक में डालती जा रही थी। क्या सच में मेरी पत्नी सही लड़की नहीं थी कि जब मैं घर पर नहीं होता तो वो गैर लड़कों को घर में बुलाती है? सुबह उठकर मैं बिना खाना खाए काम पर चला गया, क्योंकि मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। वो कहते हैं ना, जब इंसान को दिमागी सुकून ना हो तो उसका कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता। आधा दिन मैं काम सही से करता रहा, लेकिन भूख की वजह से मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी और अचानक मैं बेहोश हो गया। तो मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर बहुत से जवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मैं आगे नहीं बढ़ा और वहीं खड़ा होकर देखने लगा कि ये सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। वो बारी बारी अंदर जा रहे थे। एक लड़का अंदर जाता और तकरीबन 30 मिनट बाद वापस आता, लेकिन जब वो बाहर आता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती और वो बहुत खुश होता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं लड़कों से पूछने लगा तो वो कह देते कि अंदर जो लड़की है उसके पास एक ऐसा जादुई कागज है जिससे हमारी जिंदगी बदल गई। उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता था और उनको नहीं पता था कि वे अंदर जिस लड़की के पास जा रहे हैं वो मेरी पत्नी है। मैं घर के बाहर खड़ा सब नजारा देख रहा था। अब सब लड़के जा चुके थे, लेकिन आने वाले 2 लड़कों की बातें सुनकर और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ऐसे निकलेगी और मेरी पत्नी ऐसा घटिया काम भी करेगी। क्या वो जो लड़के बातें कर रहे थे वो सच थी या फिर वो लड़के झूठ बोल रहे थे? लेकिन उनको वो झूठ बोलकर क्या मिलेगा वो तो मुझे जानते तक नहीं थे। 4 घंटे बाद सब चले गए। दिल तो कर रहा था कि अभी जाकर अपनी पत्नी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी कि तुमने ऐसा काम किया और मेरे जाने के बाद
होगा तुम ये सब क्यों करती हो, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। सारे मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी से क्यों झगड़ा कर रहा हूँ। मैं चुपचाप घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका जवाब मैं कैसे अपनी पत्नी से पूछ सकता था। अगर मैं अपनी पत्नी से ये कहता कि तुम मेरे घर से जाने के बाद गलत काम करती हो, मेरे पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकत करती हो, तो वो मुझे छोड़कर भी जा सकती थी, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और पत्नी से ऐसे सवाल करना सही नहीं था। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं काफी परेशान हो गया। मैं इन्हें सोचूं, मैं बैठा था कि तभी पत्नी की आवाज आई, सुनिए, पानी तो पी ले, कब से खड़ी हूँ। मैंने पानी का गिलास पकड़ा और पानी पीकर लेट गया। पत्नी मेरे पास बैठ गई और मेरे माथे पर अपना हाथ रख लिया और कहने लगी कि कहीं आपको बुखार तो नहीं है, आपकी तबीयत खराब लग रही है। मैं अपनी पत्नी की आंखें फाड़कर देख रहा था, उसकी मासूम शक्ल पर यकीन करता या फिर जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था और जो लड़कों की बातें मैंने सुनी उन पर यकीन करता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई और मुझे प्यार से कहने लगी, देखिए आज मैंने बैगन बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना। मैंने रूखे अंदाज में कहा कि मुझे भूख नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा है कुछ खाने को, बाद में खा लूंगा। मेरा इतना कहना था कि मेरी पत्नी जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और कहने लगी कि ऐसे कैसे नहीं खाएंगे आप, अपनी सेहत का तो ख्याल नहीं रखते, सारा दिन आप काम करते हैं और फिर खाना भी नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी और मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी छोटी औरत भी हो सकती है। मेरे सामने कुछ और होती है और मेरे पीठ पीछे कुछ और होती है, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत कि मेरी पत्नी ऐसा काम करेगी। मैंने अपनी पत्नी के हाथों में खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक चिंगारी जली हुई थी। मैं दिमाग में प्लान बनाने लगा कि कैसे अपने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा जाए, कैसे अपने पत्नी का राजपाश करूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं सुबह काम पर नहीं जाऊंगा, सारा दिन घर पर रहूंगा और देखूंगा कि वह लड़के मेरे घर में आते हैं या नहीं। सुबह हुई तो मैं जानबूझकर लेट आ रहा था। मेरी पत्नी उठी, नहाई धोई और फिर पूजा करने लगी। उसको पूजा करते देख कर मेरे सोचने लगा कि वो इतनी अच्छी लड़की है, व्रत रखती है, पूजा करती है, तो वो ऐसा काम क्यों करेगी। लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा वो भी तो झूठ नहीं था। मैंने खुद देखा था कि एक लड़का आधे घंटे घर के अंदर रहता है और फिर वो चला जाता है। फिर उस पड़ोसन का घर में आकर ताने मारना, वो भी तो ठीक नहीं था। मेरे दिमाग में सोचो कि आंधी चल रही थी, मेरा सर भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। जैसे ही मेरी पत्नी ने पूजा पूरी की तो मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। मेरे पास आकर उसने मुझे आवाज दी थी कि सुनिए, नाश्ता कर लें, आपको काम पर नहीं जाना क्या, आपको देर हो रही है। मैं उसकी बातें सुनने के बाद भी आंखें बंद करके लेटा रहा। पत्नी की आवाज को नजरअंदाज करता रहा। उसके 3 से 4 बार आवाज देने पर भी नहीं उठा तो वो मेरे पास आई और उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़कर हिलाया और उठाने लगी और मैं भी उठकर बैठ गया। तो अचानक मेरे फोन की रिंग बजने लगी। फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था तो पत्नी जल्दी से अंदर गई और फोन चार्जिंग से निकालकर ले आई। फोन के स्क्रीन पर मैंने नंबर देखा तो वह मेरे माता पिता का था। 15 मिनट पिताजी ने बात हुई। वो घर का हालचाल पूछ रहे थे और बता रहे थे उनको यहाँ पर कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत कभी कुछ
कुछ बेहतर ही हुई थी। जैसे बात बंद हुई तो मेरी पत्नी ने नाश्ता मेरे सामने लाकर रख दिया और कहने लगी, जल्दी से नाश्ता करें और काम पर जाएं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी पत्नी ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। मैं उठकर बाथरूम में चला गया और फिर हाथ मुंह धोने के बाद चारपाई पर बैठ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आज मैंने छुट्टी की है। बस इतना कहना था कि मेरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ने लगा और मेरी पत्नी बात सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी कि आपको काम पर क्यों नहीं जाना। तो मैंने कहा कि आज हम मार्केट जाकर कुछ सामान खरीद ले आएंगे, होली भी आने वाली है तो मैंने सोचा कि कुछ खरीदारी कर लूं। मैं तो बहाने बना रहा था कि किसी न किसी तरह मैं घर में रहकर अपनी पत्नी पर नजर रख सकूं। और वैसे भी मैंने ये सुन रखा था कि किसी भी औरत से शॉपिंग का नाम लिया जाए तो उसकी खुशी का इम्तिहान नहीं रहता। लेकिन मेरी पत्नी सबसे अलग थी। मुझसे कहने लगे कि होली में अभी बहुत दिन है, आप काम पर जाएं, हम गरीब लोग एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। जैसे तैसे करके उसने मुझे काम पर जाने पर मजबूर कर दिया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था और मैं काम पर जाने को तैयार हो गया तो मैंने देखा कि पत्नी के चेहरे की परेशानी भी खत्म हो चुकी थी और वो नॉर्मल हो चुकी थी। मैं घर से बाहर निकलने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी पत्नी वहीं पर खड़ी है, वही कागज हाथ में लिए उसे चूम रही थी। उसे यह पता नहीं कि मैं यह सब कुछ देख रहा हूँ। आज मैं अपने आप से ये वादा कर लिया था कि काम से वापस आकर अपनी पत्नी से हर सवाल का जवाब पूछूंगा जो पिछले दिनों से मेरे दिमाग में थे। अभी मैं उसी गली में जा रहा था तो एक नौजवान लड़का ऊंची ऊंची आवाज में कहता हुआ आ रहा था, यार कल भी लेट आया था और लाइन में सबसे पीछे था, कल मेरा नंबर नहीं लगा था, आज मैं सबसे जल्दी पहुंच जाता हूं ताकि सबसे पहले मेरा नंबर लगे और वैसे भी अंदर तो आधे घंटे तक काम होता है, सबसे पहले मैं करूंगा। वो लड़का फोन पर बातें करते हुए मेरे आगे से गुजर गया और मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर मेरे कदम बेजान हो गए थे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे काम पर भेजकर गैर मर्दों के साथ ऐसा घटिया काम करती होगी। मुझे अपनी पत्नी से घिन आने लगी थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। दिल तो कर रहा था कि अभी अपनी पत्नी को धक्के मार कर घर से निकाल दूं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं वापस मुड़कर घर के सामने वाली दुकान पर बैठ गया। वो दुकान वाला मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैंने उसे सारी बात बता दी और उसने भी मेरा साथ दिया। देखते ही देखते घर के बाहर लड़कों की लाइन लग गई। सब एक एक करके अंदर जाने लगे। जब एक लड़का अंदर जाता तो तकरीबन 30 मिनट बाद बाहर आता। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए होते और वो पसीने से भीगा हुआ होता, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की लहर होती थी। ये सब देखकर मेरा रंग लाल हो रहा था। दुकान वाले दोस्त ने भी मुझसे यही कहा कि भाई अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर छोड़ दो, ऐसी पत्नी से तो बेहतर है इंसान शादी करे ही नहीं जो अपने पति के पीछे ये सब काम करे। मैं पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था, ऊपर से उस दुकान वाले की बातों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। लेकिन आज तो बोर्ड बंद था क्योंकि आज संडे था। मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और शाम को घर चला गया। मैंने खाना दुकान वाले दोस्त के साथ ही खा लिया था, इसलिए मैंने ना रात का खाना खाया और ना मैंने अपनी पत्नी को ये पता लगने दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बस मैंने अपनी पत्नी से इतना कहा कि आज मैं खाना बाहर से ही खाकर आया हूँ, तुम खा लो और मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं बिना नाश्ता करे हुए काम पर जाने का कहकर घर से निकल आया, लेकिन मैं काम पर नहीं गया और वकील के पास डिवोर्स के पेपर बनवाने चला गया। वकील के पास बहुत भीड़ थी। मुझे वहाँ बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन मेरा काम हो गया था। मैंने वो पेपर्स अपने बैग में डाले और घर पर आ गया। पत्नी ने मुझे खाना लाकर दिया और बैठे बैठे ये पूछने लगी कि आजकल आप बहुत चुप चुप से रहते हैं, सब ठीक तो है?
आते ही जल्दी से सो जाते हैं। मैं ये सोचने लगा कि मेरी पत्नी को जरा शर्म नहीं आती, मेरे सामने खुद को इतना मासूम दिखाती है और ऐसा दिखाती है जैसे मेरी बड़ी फिक्र हो। पत्नी को जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि आजकल मैं काम बहुत ज्यादा होता है इसलिए मैं थक जाता हूँ और लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद पत्नी सो गई और मैं लेटकर आसमान के चमकते तारों को देखता रहा। मुझे अपनी शादी के वो दिन याद आ रहे थे जब मेरी पत्नी पहली बार दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई थी। मैंने कितने अरमान सजाए हुए थे कि अब पत्नी के साथ जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। मैं जेब से डिवोर्स के पेपर निकाल कर देखने लगा। कभी डिवोर्स के पेपर को देखता हूँ तो कभी अपनी पत्नी के चेहरे को देखता। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े कितने प्यारे लग रहे थे। एक फालतू दिल करके डिवोर्स के पेपर को फाड़ दूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन एक इज्जतदार आदमी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी और लड़कों से गैर संबंध हो। मैं चारपाई से उठकर अंदर कमरे में चला गया और मैंने अलमारी से वो पेपर उठाए जिसको मेरी पत्नी पहली रात अपने साथ लेकर आई थी और जिसे वो हर वक्त अपने आंखों के सामने रखती थी। मैं पेपर उठाकर अलमारी बंद करने ही लगा था कि मुझे अलमारी में एक फाइल पड़ी नजर आई। मैं उस फाइल को देखकर सोच में पड़ गया क्योंकि आज से पहले मैंने उस फाइल को कभी नहीं देखा था। मैंने फाइल को उठाने से पहले बाहर आकर एक नजर अपनी पत्नी को देखा, कहीं वो जाग तो नहीं गई, लेकिन वो सोई हुई थी। मैं वापस कमरे में गया और वो फाइल कमरे में से निकाल कर उसके ऊपर डिवोर्स के पेपर रख दिए। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार इस फाइल को खोलकर देखो तो सही कि इस फाइल के अंदर ऐसा क्या है। फाइल खोलकर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मैं देख रहा हूँ वो सब सच है या फिर झूठ। मेरी पत्नी ऐसा काम कर सकती है ये मेरे दिमाग में कभी नहीं था। जैसे मैं उस फाइल को पढ़ता जा रहा था मेरे होश उड़ते जा रहे थे। मेरी इस पत्नी की सच्चाई ये वो कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। उस फाइल पर एक एड्रेस लिखा था, मैंने वो पता नोट कर लिया और फाइल अलमारी में रख दी ताकि पत्नी को शक ना हो। अपनी पत्नी का नया सच मेरे सामने आया था। ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। अब मुझे सुबह होने का इंतजार था कि कब सूरज की पहली किरण निकले और मैं उस राज का पता लगा सकूं। मैंने वो डिवोर्स की पेपर भी अपनी जेब में डाल दी क्योंकि पहले मुझे इस हकीकत तक पहुंचना था। मैं पिछले कई दिनों से काम पर नहीं जा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। सारी रात मैं इन्हीं सोचों में घूम रहा और कब सुबह पक्षियों की आवाज मेरे कानों में पड़ी पता ही नहीं चला। मैं पत्नी के उठने से पहले हाथ मुंह धोकर घर से निकल चला। मैंने कई रिक्शा वालों को एड्रेस दिखाया तो उनकी समझ में नहीं आया। एक बड़े बूढ़े आदमी उतरे तो मैंने उनसे पूछा, जिसे देखकर वो कहने लगे, बेटा मुझे पता है ये कहाँ पर है और मैं अभी अभी इसी पते से होकर आया हूँ। मेरा बेटा इस जगह पर नौकरी करता है। उन्होंने मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बताया और मैं पूछता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। मेरे सामने कोई घर नहीं था बल्कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। बल्कि मुझे देखकर बहुत हैरत हुई और मेरी पत्नी का नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मेरी पत्नी के नाम की तो हजारों औरतें होंगी, लेकिन उस नाम के साथ मेरी पत्नी की तस्वीर भी लगी हुई थी। मैं अंदर चला गया। सामने एक ऑफिस था। मैंने सोचा अंदर जाकर पता करता हूँ। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो मेरे कमरे की दीवारों को देखकर मेरा रंग उड़ गया। हर दीवार पर मेरी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। एक कमरे में बड़ी कुर्सी जो खाली थी, लेकिन उसके बराबर वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी जो मुझे देखकर हैरत में हुई और मुझसे पूछने लगी, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है। मैंने उस लड़की से दीवारों पर लगी उन तस्वीरों का पूछा तो वो कहने लगी, हमारी मालकिन की तस्वीरें हैं, जिस फैक्ट्री की मालिक है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये लड़की जो कह रही है क्या वो सच है, और अगर सच था तो उसने मुझे
जैसे मजदूर से शादी क्यों की थी, ये क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं सच तक पहुंचने की कोशिश करता था तो एक नया राज मेरे सामने आ जाता था। मैं वहां से फौरन अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और उससे उन सबके बारे में पूछा तो वो मेरी तरफ मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा की सारी दौलत मेरे नाम थी। मैं अमीरी की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरा ख्वाब था कि मेरी जिंदगी एक गरीब आदमी से हो जाती। इज्जत देना जानता वो, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की। और ये राज आपको आज तक नहीं बताया कि मेरी असली हकीकत क्या है। असल में जो हमारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती थी वो दरअसल नौकरी के लिए आती थी। मैं उनका एक एक करके इंटरव्यू लेती और उनके कागज पर साइन करती थी। वो सब लड़के मेरे सेक्रेटरी के थे। वो कागज दिखा देते और उनको वहाँ पर नौकरी मिल जाती। और जो मुझे काम समझदार लगते तो मैं उन्हें दोबारा तैयारी करने आने को कहती। अगर आपके सामने मैं ये सब कुछ करती तो आप मुझसे इसकी वजह पूछते, इसलिए मैंने ये सब कुछ छुपकर आपको अपने बातें नहीं बताई। पत्नी की बातें सुनकर मुझे सुकून हुआ। मैंने पत्नी इतनी मासूम, इतनी दयालु थी, मैं उस पर बेवजह शक करता रहा। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उस रात जल्दबाजी में डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं किए थे, वरना इतनी अच्छी पत्नी को मैं हमेशा के लिए खो देता। मैं डिवोर्स के पेपर को फाड़ दिया और पत्नी से माफी मांग ली। बदले में मेरी पत्नी ने कहा कि गलती उसकी है। अगर वो शुरू से सब कुछ सच बता देती तो तुम्हारी सोच उस तरफ हो जाती। लेकिन उस सब से मुझे यह सबक मिल गया था, आधा सच बहुत खतरनाक होता है। हमेशा पूरी तहकीकात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। आज मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अभी भी मजदूरी ही करता हूँ, जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को एक मेहनत करने वाले से शादी करनी थी तो मैं अपनी मासूम दिल पत्नी के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार था। वो अलग बात है कि मेरी पत्नी ने वो फैक्ट्री खरीद ली थी। अब मैं वहाँ का मालिक था, लेकिन मैं फिर भी मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत करता। मेरी पत्नी ने अपना फर्ज पूरा किया और मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। इस गाने का मकसद आप लोगों को यह बताना है कि आप लोग अपनी पत्नियों पर बिना वजह शक ना किया करें। शक एक दीमक है जो हंसते मुस्कुराते चेहरों को चाट जाता है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी से एक बार पूरा सच जरूर जान देना चाहिए। क्या मेरी पत्नी ने मुझसे सच छुपाकर सही किया था? क्या मुझे उसी दिन अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देना चाहिए था जिस रोज मैंने लड़कों को घर में बाहर देखा था? क्या मैंने पूरा सच जानने के बाद अपनी पत्नी से माफी मांगकर सही किया था, या फिर मुझे सारा इल्जाम अपनी पत्नी के सर पर डाल देना चाहिए था और सारी जिंदगी मुझे इस बात का ताना मारते रहना चाहिए था ताकि वह मुझसे दब कर रहे? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना